5 फरवरी 2025 के सुबह 6:42 के आसपास अमेरिका के एक ऑफिसर ने, जिसका नाम होता है चीफ माइकल डब्ल्यू बैंकस, 23 सेकेंड का वो एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स है वहां पर अपलोड करते हैं और साथ में एक मैसेज लिखते हैं। मैसेज में साफ साफ लिखते हैं कि अवैध विदेशियों को सफलतापूर्वक भारत भेज दिया गया है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, अब हर जगह इसी वीडियो की चर्चा होनी शुरू हो जाती है। कुछ बच्चों की बात अगर छोड़ दी जाए तो महिलाएं हो या फिर लड़के हो या फिर बुजुर्ग हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके हाथों में हथकड़ियां नहीं थी और पैरों में बेड़ियां नहीं थी। अब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। साथ ही न्यूज चैनल हो, अखबार हो, हर जगह पर यह प्रकाशित होता है। संसद में इस बात की गूंज भी फैल जाती है। दरअसल अमेरिका के मिलिट्री का एक विमान, जो कि अमेरिका से उड़ता है और सीधा भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर एक एयरपोर्ट होता है वहां पर उतरता है। अब जैसे ही वो उतरता है तो उनसे मीडिया वाले बातचीत करना शुरू करते हैं कि आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। इस बात की चर्चा इसलिए भी जोरों से होती है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, नरेंद्र मोदी जो हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है और दोस्ती होने के बावजूद भी या फिर उन्होंने भारत के वासियों के साथ कुछ ऐसा व्यवहार क्यों किया। आज इस कहानी के माध्यम से यही जानने की और यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरा घटनाक्रम क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये 22 फरवरी से ये कहानी शुरू होती है। वो सुबह 8:55 के आसपास का ये वाक्य हो रहा होगा। अमेरिका के जॉर्जिया के मेरी एटा एक नाम की एक रहने वाली लड़की होती है जिसका नाम लेके रिलेल होता है। उम्र जिसकी 22 साल के आसपास होती है। वो लड़की यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में टहल रही होती है। सुबह 8:55 के आसपास वो अपनी माँ को फोन करती है और फोन करने के बाद वो अपने माँ से कहती है कि माँ, मैं अभी टहल रही हूँ, अभी कुछ ही देर में मैं एक रेस लगाऊंगी और मेरा दौड़ना होगा। अगर मुझसे कुछ भी तुमको बात करनी है, तुम आराम से अभी बात कर सकती हो, क्योंकि जब मैं दौड़ूंगी, जब मैं भागूंगी, तब मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। माँ कहती है कि कोई इतना जरूरी नहीं है, इसीलिए हम दोनों आपस में बाद में बात कर लेंगे। अब जब बाद में बात करने वाली बात आती है तो माँ ने जब अपने बेटी को, जिसका नाम होता है लेकी रिरिल, उम्र उसकी 22 साल के आसपास होती है, जो कि नर्सिंग की पढ़ाई कर रही होती है, स्टूडेंट होती है, उस लड़की को, अपने बेटी को जब वो फिर से फोन मिलाती है तो बेटी का नंबर स्विच ऑफ आने लगता है। माँ की चिंता बढ़ जाती है। यहाँ पर माँ परेशान हो जाती है। जब लगातार नंबर बंद आता है तो उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं मिलता है, कांटेक्ट नहीं होता है, तो माँ यहाँ परेशान हो जाती है और सीधा पुलिस को फोन करती है। पुलिस से कहती है कि उसकी बेटी है, नाम उसका लेकी रिले है और वो नर्सिंग की स्टूडेंट है और जॉर्जिया एक यूनिवर्सिटी है, वहां से वो पढ़ाई कर रही है। मेरी बेटी को आप लोग ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। जैसे ही पुलिस तक ये सूचना पहुंचती है, पुलिस इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लेती है। अब उस लड़की की तलाश शुरू हो जाती है। अब चाहे डॉग स्क्वायर हो या फिर जो कुत्ते सुनने वाले होते हैं, या उनका सहारा लिया जाता है, फॉरेंसिक टीम हो, सर्विलांस टीम हो, इन टीमों का पूरा सहारा लिया जाता है और पुलिस जगह जगह जाकर के उस लड़की को ढूंढना शुरू कर देती है। आखिरकार काफी मशक्कत करने के बाद लड़की मिल जाती है, लेकिन लड़की जिस रूप में मिलती है उस बात की किसी ने कल्पना नहीं करी थी। दरअसल उस लड़की की बहुत भयंकर तरीके से, बहुत बुरी तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है और उसकी लाश एक हाइरिक झील होती है। हाइरिक झील के पास ओकेनी फॉरेस्ट एक पास करता है, वहां पर उस लड़की की लाश मिलती है। जब लड़की का पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि उसके साथ बहुत ही हैवानियत की गई है, उसके साथ दरिंदगी की गई है, उसको बहुत बुरी तरीके से मौत दी गई है। दरअसल उस लड़की के हाथ में एक घड़ी बंधी हुई होती है। उस घड़ी से ये पता चलता है कि सुबह 9:32 पर उसने आखिरी सांस ली थी, यानी कि उसने आखिरी बार दम तोड़ा था।
अब इस मामले की जब जांच पड़ताल शुरू हो जाती है, पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है, तो ये मामला लगातार सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टेलीविजन में, न्यूज चैनल, हर जगह सुर्खियां बन जाती हैं। अब ना केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो जाती है और इस लड़की का नाम, जिसका नाम लेके रिले होता है, उसके हत्याकांड को लेकर के चर्चा शुरू हो जाती है। अब पुलिस पर लगातार दबाव बन रहा था। पुलिस ने आखिरकार काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद और जो कातिल होता है, हत्यारा जो होता है, आखिरकार उसको पकड़ लेती है। हत्यारा होता है विदेशी, जिसके नाम का होता है रेंगुला। रेंगुला का रहने वाला होता है, 26 साल उसकी उम्र होती है और जोस इबारा उसका नाम होता है। आखिरकार पुलिस उसको जब गिरफ्तार करती है और उसे पूछताछ करती है, तो पूछताछ करने के बाद वहां से मौके से जो फोरेंसिक टीम होती है, उसको जो सबूत मिलते हैं, वैज्ञानिक साक्ष्य जो मिलते हैं, और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस जब उस लड़के को गिरफ्तार करती है, तो पता चलता है कि ये जो अमेरिका में रह रहा है, ये अवैध रूप से रह रहा है और अवैध रूप से रहने के बावजूद भी ये इस तरीके के अपराध करता है, जैसे इस पर हत्या का, अपहरण का, रेप का प्रयास, साथ ही 911 पुलिस के काम में बाधा उपलब्ध करना और जासूसी जैसे आरोप इस पर लगते हैं। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज दिया। इस पर मुकदमा चलता है और ये मामला अमेरिका में लगातार हाईलाइट होता चला जाता है। जब ये हाईलाइट होता है तो आखिरकार कोर्ट ने बहुत कम समय में 20 नवंबर 2024 को इसको आजीवन के लिए कारावास की सजा सुना दी। हालांकि ये लगातार यहाँ पर कहता रहा कि मेरा इस मामले में कोई दोष नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा दोष इसका ये होता है कि ये अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा होता है। अब इसी महीने यानी कि नवंबर 2024 को अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव होना था और इसी चुनाव में खड़े हो जाते हैं राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अपनी किस्मत आजमा रहे होते हैं, तो उन्होंने एक चुनाव में मुद्दा बना लिया। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से यहाँ पर लोग रहते हैं, बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और वो दो काम यहाँ पर करते हैं। एक तो वो अपराध करते हैं और दूसरा उनका काम होता है कि अमेरिकियों की वो नौकरियां खा जाते हैं। जैसे कि अमेरिका में रेस्टोरेंट होते हैं, साथ ही बच्चों की देखभाल करने के लिए जो आया की नौकरी होती है, पशुओं को देखने के लिए जो लोग रखे जाते हैं, मजदूरी करते हैं, चाहे वो खेतों की मजदूरी हो या फिर निर्माण काम का जो होता है वो हो या फिर पेट्रोल पंप पर हो या फैक्ट्रियों में लेबर का काम होता है। इस तरीके के जो काम होते हैं, इन कामों को करने के लिए विदेशी अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो लोग वहां पर पहुंचते हैं, वो एक साल में महज 50 या फिर 60 लाख रुपए एक साल में इसी बात से कमा लेते हैं। यदि अमेरिका का कोई व्यक्ति इसी नौकरी को अगर वो करेगा तो उसे कम से कम 1.25 करोड़ रुपए देने पड़ जाएंगे एक साल में। उन लोगों को यानी कि अमेरिकियों को देने पड़ेंगे 1.25 करोड़ रुपए। और अगर कोई विदेशी वहां पर आता है और नौकरी करता है, चाहे वो भारत का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का है, किसी भी मुल्क का ना हो, उस पर बस 50-60 लाख रुपए खर्च होते हैं। जब जेब से पैसा कम जाता है तो कोई अमेरिकी इस बात का विरोध नहीं करता और बड़ी संख्या में लोग ये यहाँ पर इस तरीके से अवैध रूप में अमेरिका में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो करेंसी है, जो डॉलर है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। और जो अन्य देशों के लोग हैं, उनकी जो डॉलर है या फिर नोट है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। अब ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने यह मुद्दा बनाया और उसने कहा कि मैं अगर राष्ट्रपति बन गया तो इन सब को, जो अप्रवासी हैं, जो अवैध रूप से यहाँ पर रहते हैं, इन सारे अवैध रूप को रहने वाले इनलीगल लोगों को मैं हर हाल में बाहर कर दूंगा अमेरिका से। और ये वो मुद्दा बना लेता है और मुद्दा होता है उसका, जो लड़की होती है जिसका नाम लेके रिले होता है, उसको ये मुद्दा बना लेता है और उसी के नाम का ये फायदा उठाता है, क्योंकि जिस तरीके से उस लड़की की हत्या हुई थी, उस लड़की के साथ दुराचार हुआ था, ये मुद्दा हो जाता है। और ये मुद्दा इतनी तेजी के साथ घर घर पहुंचता है, लोगों तक पहुंचता है, लोगों को विश्वास दिलाया जाता है कि तुम्हें तुम्हारी नौकरियां भी मिलेंगी, तुम्हारे साथ जो गलत हो रहा है वो भी नहीं होगा, जो तुम्हारी नौकरियां दूसरे लोग हड़प ले रहे हैं
अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको यहाँ से बाहर खदेड़ा जाएगा। अब यहाँ वोट डलना शुरू हो जाता है। जैसे ही वोट डलता है, आखिरकार लोग सहमति के साथ बहुत ज्यादा संख्या में वोट डालते हैं और डोनाल्ड को चुन लेते हैं और 60वें राष्ट्रपति के रूप में उनको चुना जाता है। जैसे ही 60वें राष्ट्रपति के रूप में वो चुने जाते हैं तो मीडिया में ये बात बहुत तेजी से सुर्खियां में आती है कि आखिरकार जो इन्होंने मुद्दा बनाया था उस मुद्दे के आधार पर इनको चुना गया है। लेकिन 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही शपथ लेते हैं तो सबसे पहले एक एक्ट बनाते हैं और वो पहला एक्ट होता है रैकेल रिलेल एक्ट। दरअसल इस एक्ट में साफ साफ बताया गया था कि जो अवैध रूप से बिना किसी दस्तावेज के अमेरिका के अंदर प्रवेश करे हुए हैं उनको पकड़ करके उनको डिटेन करने के बाद उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ से कुछ एजेंसियों ने ये आंकड़े जुटाने शुरू कर दिए कि पूरे अमेरिका के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं। तो पता चलता है कि लगभग 1.25 करोड़ लोग हैं, 1,25,00,000 रुपए जो अवैध रूप से बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी लीगल तरीके से वो अमेरिका में घुस जाते हैं और वहां जाकर के लंबे समय से वो रह रहा है। किसी का तो वीजा खत्म हो गया है, किसी का कुछ, इस तरह से कुल मिलाकर के 1.25 करोड़ का यह आंकड़ा बताया जाता है। अब इस 1.25 करोड़ के आंकड़े की अगर बात करें तो भारत के लगभग 7,25,000 लोग ऐसे हैं जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। अब इसमें जब इनकी टीम ने, एजेंसियों ने ये जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि 20,407 ऐसे लोग हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिनके पास कोई ऐसे दस्तावेज नहीं है जिनको लीगल घोषित किया जाए, जिनको यहाँ रहने की अनुमति दी जाए। आखिरकार 20,407 लोगों को जब चिन्हित किया जाता है तो इसमें से 2,467 लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाला जाता है। एक तरीके की जेल होती है और जेल में ऐसे ही लोग रहते हैं जैसे कि भारत के अंदर शायद असम में बताया जाता है कि चीन में भी इस तरीके की एक जेल है। जो गैर कानूनी तरीके से किसी देश के, दूसरे देश के लोग वहां पर अगर रहते हैं तो उन लोगों को ऐसे डिटेंशन सेंटर में डाला जाता है जहां रहने, खाने पीने का सब इंतजाम होता है। तो भारत के 2,467 लोग हैं जो अमेरिका के डिटेंशन सेंटर में थे। हालांकि टोटल मिलाकर संख्या यहाँ पर 42,000 के आसपास बैठती है। और अगर इस डिटेंशन सेंटर की क्षमता की बात करें तो पता चलता है कि 38,521 की ही क्षमता है इसकी, बल्कि इससे ज़्यादा यानी कि 42,000 लोग उसमें रह रहे हैं। आखिरकार बाकी जो बचते हैं 20,407 में से जो 2,467 लोग हैं उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाता है और 17,940 लोग ऐसे हैं जिनके पैरों में एक एंकर मॉनिटर होता है, उसको डाल दिया गया है। एंकर मॉनिटर, उसका फोटो भी मैं आपको यहाँ पर बराबर में लगा दूंगी, देख लेना। इसमें होता क्या है कि किसी की आदमी की एक सीमा निर्धारित की जाती है, उस निर्धारित सीमा से वो बाहर नहीं जाएगा। यदि उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो मशीन वो अपना एक सायरन होता है, सायरन बज जाती है और पुलिस मौके पर तुरंत पहुंचती है। अब ऐसी स्थिति में 17,940 लोगों को इस तरीके से एक जगह नजर बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से। आप ये अगर आसान भाषा में समझ सकते हैं तो जैसे कि पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर होती है, वो जब भारत में आती है और भारत जब आती है तो एक अधिकारी से हमारी बातचीत चल रही होती है, वो कहते हैं कि यदि सीमा हैदर के बारे में हम बात करें तो सीमा हैदर जिस जगह पर वो रह रही है अभी, रघुपुरा क्षेत्र में जिस जगह पर अभी वो रहती है, उससे कहीं वो बाहर इसके बाद नहीं देखी गई होगी। ना दिल्ली देखी गई होगी, ना नोएडा के किसी शहर में देखी गई होगी, ना किसी दुकान पर देखी गई होगी। उसको एक एरिया निर्धारित किया गया है कि इस एरिया से अगर तुम कहीं बाहर जाती हो तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, यानी कि उसे तुरंत उठा करके जेल में भेज दिया जाएगा। ठीक इसी तरीके से 17,940 जो ये लोग हैं इन पर एंकर मॉनिटर लगा दिया गया है अमेरिका में। उनकी एक सीमा निर्धारित की गई है और इस सीमा से अगर वो बाहर जाते हैं तो उन्हें तुरंत उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। अब आती है डिटेंशन सेंटर के 2,467 लोगों में से
104 लोगों को इन्होंने पहले इनको हिरासत में लिया। हिरासत नहीं कहेंगे इसको, उनके पैरों में बेड़ियां डालते हैं और हाथों में हथकड़ियां डालते हैं। ये 4 फरवरी 2025 की सुबह टेक्सास की सैन एंटोनियो से एक मिलिट्री का विमान तैयार किया जाता है और मिलिट्री के विमान में उन सबको 104 लोगों को बिठाया जाता है। हद तो यहाँ पर तब हो जाती है जब ये लोग यहाँ भारत के लिए लाए जा रहे होते हैं, तो उस विमान के अंदर एक ही टॉयलेट होता है। 40 घंटे लगभग वो जहाज हवा में उड़ता रहता है और 40 घंटे तक कैसे आदमी रहेगा। उसको बैठने की एक जगह निर्धारित की गई है, वो अपनी जगह को छोड़ नहीं सकता था, हाथों को हिला नहीं सकता था, सो नहीं सकता था। 40 घंटे तक उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। जब मीडिया के सामने उन्होंने आकर के ये पूरी कहानी बयान करी तो लोग सुन करके उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार अमेरिका ने जब उन्हें वापस भेजा, वो बिना दस्तावेज के वहां पर पहुंचे हुए थे, इलीगल तरीके से वो वहां पर अमेरिका के अंदर अगर प्रवेश किए हुए होंगे, तो उनके साथ जब इस तरीके का व्यवहार किया होगा, जब यहाँ यानी कि भारत में 5 फरवरी 2025 को दोपहर 2 बजे जो पंजाब का अमृतसर का एक एयरपोर्ट होता है, उस एयरपोर्ट पर जब आकर के वो उतरते हैं तो मीडिया वाले उनसे बातचीत करते हैं। तब वो अपनी पूरी कहानी बयां करते हैं। जैसे उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी। और गुजरात के उसमें 33 लोग होते हैं, हरियाणा के 33 लोग होते हैं, पंजाब के 30 लोग होते हैं, महाराष्ट्र के 3 और उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के 2-2 लोग उसमें होते हैं। अब इसमें महिलाओं को तो उन्होंने नहीं छोड़ा था, उन्होंने बच्चों के साथ थोड़ा सा रहम किया था, बल्कि चाहे इसके बाद महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो या फिर लड़के हो, किसी को भी उन्होंने बख्शा नहीं था। और इस तरीके से जब सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर जब ये पोस्ट वायरल होती है, पोस्ट वायरल होने के बाद फिर अब चाहे वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो या फिर अलग अलग अखबार हो या फिर न्यूज़ चैनल हो, ये हर जगह ये न्यूज़ चलने लगती है। लोगों ने अब सवाल उठाना शुरू कर दिया। साथ ही संसद भवन में इस बात को लेकर के हंगामा भी शुरू हो जाता है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, रोड प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं कि जब भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, नरेंद्र मोदी जो हैं, उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। जब 2019 की बात है, जब सितंबर का महीना होता है और मोदी जो होते हैं वो जब अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं कि अब की बार ट्रम्प सरकार, यानी ना केवल ऐसा बोलते हैं बल्कि भारत में ये फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रम्प करके एक प्रोग्राम चलाया जाता है और भारत के अलग अलग हिस्सों में उनको घुमाया जाता है। तभी से ये पता चलता है कि वाकई में नरेंद्र मोदी जी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है और उसके बावजूद भी भारतवासियों के साथ इस तरीके का व्यवहार उन्होंने किया या फिर करवाया है, ये वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। अभी अगर देखा जाए तो 104 ही लोग हैं जो भारत के वासी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। अभी बाकी संख्या यानी कि 17,940 जिनके पैरों में एंकर मोडिकल पड़ा हुआ है, साथ ही 2,363 जो कि डिटेंशन सेंटर में है। अब की बार जो विमान आएगा तो क्या वाकई में उनके पैरों में हथकड़ियाँ होगी या फिर हाथों में बेड़ियाँ होंगी या फिर उन्हें एक अच्छे नागरिक की तरह यहाँ पर लाया जाएगा या फिर छोड़ा जाएगा, या भारत की तरफ से कोई नया प्रपोजल दिया जाएगा अमेरिका को, या फिर भारत की तरफ से नया कोई प्रयास किया जाएगा या फिर दोस्ती का वास्ता दिया जाएगा। ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। लेकिन इससे बड़ी संख्या में लोगों के सपने टूटे हैं। इसमें बताया जाता है कि 7,25,000 के आसपास जो अवैध रूप से वहां पर भारत के लोग रह रहे हैं। ये बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब वहां पर प्रवेश करता है, जाता है, तो अवैध रूप से जाने में भी उसको 50 से 60 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और एक मिडिल फैमिली का एक व्यक्ति जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है या फिर उसे अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है या फिर अपना घर वगैरह गिरवी रखना पड़ता है या फिर अपने अपने माँ के गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, तब जाकर के वो सपने देखता है। और वो अलग अलग रास्तों से लगभग महीने 1.5 महीने के बाद वो इतनी यात्रा करने के बाद कितनी तकलीफ से वो अमेरिका पहुंचता है और वहां जाने के बाद वो रहना शुरू करता है।
हालांकि वो पैसे एक साल में कमा लेता है, लेकिन आगे भविष्य में इस तरीके के मामले शायद सुनने को नहीं मिलेंगे कि ये अवैध रूप से इस तरीके से अमेरिका में कोई गया है। और ये जो भी है, इस डोंकी एक फिल्म आई थी, शाहरुख खान के ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी, किस तरीके से लोग अमेरिका में डोंकी यानी कि गलत अवैध तरीके से वहां पर प्रवेश करते हैं और रहते हैं जाकर के वहां पर। और जो भी है, अमेरिका बाकी लोगों को जो भारत भेजेगा उसमें जैसा व्यवहार 104 लोगों के साथ किया गया है ऐसा व्यवहार ना हो, इसलिए भारत की सरकार को अमेरिका के राष्ट्रपति से या फिर अमेरिका सरकार से बातचीत करनी चाहिए ताकि लोगों की जो भावना है वह आहत ना हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जो अमेरिका ने इस तरीके से किया है वो आगे आपके भविष्य में ना हो, इसीलिए हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमारे पास और मतलब जो कागजात होते हैं या फिर जो लीगल तरीका होता है उसे आजमाना चाहिए, नहीं तो हम बहुत बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं। इसी तरीके से अभी एक और घटना हुई जो अनलीगल तरीके से अभी अमेरिका में एक व्यक्ति गया था और बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है वहां पर। इसी तरीके से अगर हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वीज़ा वगैरह बनवा कर लीगल तरीके से जाना चाहिए, ना कि अनलीगल तरीके से। अगर हम इस तरीके से जाते हैं तो कभी ना कभी हम संकट में ज़रूर पड़ेंगे। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को वायलेट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए और लीगल तरीके से काम करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ या फिर इसी कहानी के अगले पार्ट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।